दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान, देश में जल्द होगी ई जनगणना। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगली बार देश में ई जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये एकदम सटीक होगी और अगले 25 साल के लिए देश की विकास योजनाओं को आधार मुहैया कराएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में जनगणना प्रक्रिया के डिजिटल होने से अगली जनगणना कवायद के दौरान 100% सटीक गणना की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगली जनगणना ई मोड के जरिए कराई जाएगी, जिसमें 100% सटीक गणना होगी और इसके आधार पर अगले 25 साल के लिए देश के विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सटीक जनगणना ही बता सकती है कि कौन कैसा जीवन बिता रहा है। और बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने पार्टी सदस्यों को दे डाली बड़ी नसीहत, कहा हमारे पास नहीं है जादू की छड़ी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेताओं को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, सबको अनुशासन में रहना होगा, एक साथ चलना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एकता बनाकर रखनी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि आलोचना जरूरी है, लेकिन वो पार्टी फोरम पर होनी चाहिए, बाहर नहीं। सबको पार्टी अनुशासन में रहना होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि अब तक पार्टी ने नेताओं को सब कुछ दिया है, अब वक्त आ चुका है कि उसका कर्ज चुकाया जाए। सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस के मुख्यालय में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। और बड़ी खबर, परिसीमन के रिपोर्ट के बाद भाजपा का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का रास्ता हो गया साफ। ये आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी, जिससे यहां पर चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आयोग ने एक समान जनसंख्या अनुपात बनाए रखने के लिए जम्मू क्षेत्र की अधिकांश विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया है और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 कर दी है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा प्रस्तावित नए सीट वितरण ने भाजपा को राज्य में सरकार बनाने की उम्मीद दी है। आपको बता दें कि फिलहाल परिसीमन आयोग के रिपोर्ट के बाद भाजपा का जम्मू कश्मीर में अब सरकार बनाने का रास्ता पूरे तरीके से साफ हो गया है। और बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, सियासी अटकलें हो गई तेज। ये आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की है। दोनों नेता एक दूसरे को पहले से ही भली भांति जानते हैं। दोनों की मुलाकात के बाद अब सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात पर राज्य के मंत्री लालजीत भुल्लर ने सिद्धू और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिद्धू और उनकी पार्टी का कोई भी स्टैंड नहीं है। भुल्लर ने कहा कि कुछ कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू को उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि कुछ अन्य कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 1 महीने से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रहे थे। भुल्लर ने कहा कि कुछ अन्य लोग भी ये भी दावा कर रहे हैं कि राज्यपाल ने एक पत्र लिखा था, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू की मुख्यमंत्री के साथ में बैठक तय की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू फिर से पाला बदलने की तैयारी में हैं। और बड़ी खबर, शाहीन बाग अतिक्रमण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से कर दिया साफ इनकार, हाई कोर्ट जाने के दे दिए निर्देश। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में जारी अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। कोर्ट ने माकपा नेताओं को मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के निर्देश दे दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रभावित लोगों को हाई कोर्ट जाना चाहिए, आखिर राजनीतिक दलों को हमारे पास आने की जरूरत क्यों पड़ी। इससे पहले दिल्ली नगर निगम की एक टीम ने शाहीन बाग में बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माणों को गिराने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद इस कार्रवाई को रोकना पड़ा। माकपा की ओर से अधिवक्ता बीजू पीरमन ने अपनी याचिका में कहा कि जैसा कि आरोप लगाया गया है कि वे लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन ये गलत है। वो ना तो अवैध तरीके से रह रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनके घर गिराने से पहले उन्हें नोटिस भी जारी नहीं किया, इसलिए ये कार्रवाई पूरे तरीके से असंवैधानिक है। जानकारी के मुताबिक 4 मई से शुरू हुआ ये अभियान अब 13 मई तक चलेगा। आपको बता दें कि राजधानी के करीब 35 नामचीन शख्सियतों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ दिल्ली सरकार और नगर निगमों को पत्र लिखकर तुरंत इस पर रोक लगाने की मांग की है। और बड़ी खबर, शाहीन बाग में बुलडोजर पर मचा सियासी घमासान, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर लगाया सांप्रदायिक रंग देने का आरोप। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में
अतिक्रमण हटाने को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच में अब सीधे टक्कर होती नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को लेकर हो रहे विरोध को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना साधा है। आदेश गुप्ता ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, इसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सांप्रदायिक रंग दे रही है। जब कोई अतिक्रमण करता है तब सेक्युलर हो जाता है, जब कोई कार्रवाई होती है तब सांप्रदायिक हो जाता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल एमसीडी ने साफ कर दिया है कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलकर रहेगा। और ये बड़ी खबर, कपिल मिश्रा का बड़ा ऐलान, बोले शाहीन बाग और जहांगीरपुरी में भारतीय संविधान और कानून लागू नहीं होता, जगह जगह बन रहे मिनी पाकिस्तान। ये आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए गए नगर निगम के बुलडोजर के बेरंग लौटने पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने हैरानी जताई है। एक वीडियो जारी कर कपिल मिश्रा ने कहा कि शाहीन बाग में भारतीय संविधान और कानून लागू नहीं होता है और पुलिस और बुलडोजर की भी वहां पर नो एंट्री है। भाजपा नेता ने कहा कि आज शाहीन बाग में बुलडोजर गया और वापस आ गया, लोग उसके आगे लेट गए और कुछ लोग बुलडोजर पर चढ़ गए। पुलिस और बुलडोजर इन सबकी शाहीन बाग में नो एंट्री है। यही नगर निगम और यही दिल्ली पुलिस दिल्ली के गांधीनगर, विश्वास नगर, विजयनगर, अमर कॉलोनी में कार्रवाई करती है, वहां कानून लागू होता है। लोगों के विरोध के बावजूद भी कानून लागू होता है। लेकिन आज कुछ इलाके ऐसे हो गए हैं जैसे कि शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, यहां पर भारतीय कानून, भारतीय संविधान, पुलिस और नगर निगम की नो एंट्री है। इन इलाकों में भारत का कोई भी संविधान लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों को क्या कहा जाए जहां पर ना पुलिस जा सकती है और ना भारत का संविधान जा सकता है और ना ही कानून लागू होता है। शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी जैसे कुछ इलाके अवैध हथियार, अवैध धंधों और अवैध घुसपैठियों के अड्डे बन चुके हैं। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारत का कानून और संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा। ये तो दिल्ली में और देश में कई जगहों पर छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला, कहा बुलडोजर के आगे लेटने वालों, दिल्ली की जनता तुम्हें लेटाएगी। ये आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर एक्शन को लेकर देखे गए विरोध के बीच सियासत भी उफान पर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जहां इस कार्रवाई के लिए भाजपा द्वारा धर्म विशेष के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है, तो वहीं भाजपा ने विपक्ष पर इसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज शाहीन बाग में निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बुलडोजर के आगे लेटकर रास्ता रोककर उसे सांप्रदायिकता का रंग दे दिया है। आतंक फैलाने वाला एक आतंकी होता है, वो किसी धर्म या किसी मजहब का नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के आगे लेटे हैं, उन्हें जनता देख रही है। दिल्ली की जनता उन्हें जल्द लिटा देगी। वे आतंकियों के समर्थन में आए हैं, वे बांग्लादेशी रोहिंग्यों के समर्थन में आए हैं। गुप्ता ने कहा कि विपक्ष के लोग जब दंगा होता है तब चुप रहते हैं और जब दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो वो उसे सांप्रदायिक बता देते हैं। घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को जनता देख रही है। आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित है। ये लोग यहाँ पर आतंक फैलाना आते हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करती है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा जाति और धर्म के आधार पर काम कर रही यूपी सरकार। आपको बता दें कि विभिन्न आरोपों में वाराणसी जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की। उनसे मिलने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि यूपी सरकार भेदभाव कर रही है और जाति और धर्म के आधार पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो कार्यकर्ता रोजे में उपवास पर थे उन्हें जेल भेज दिया और उन्हें अपनी ईद जेल में मनानी पड़ी। सपा नेता ने भरोसा दिया है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हैं और उन्हें हर संभव कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करने वालों को फंडिंग कर रही भाजपा। ये आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है, हिंदू मुस्लिम विवाद को जन्म देने वालों को फंडिंग कर रही है। अखिलेश यादव चंदौली में दबिश के दौरान मरी निशा यादव के परिजनों से मिलने के बाद बनारस पहुंचे और यहां पर बंद कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।
थे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि निशा की मौत के मामले में आरोपियों के घर और ललितपुर रेप कांड में थाने पर सरकार कब बुलडोजर चलाएगी। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करने वालों को भाजपा फंडिंग कर रही है, वो धर्म को बांटकर दंगा कराना चाहती है। अगली बड़ी खबर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में राजनीति हो गई गर्म। तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली तक करेंगे पैदल यात्रा। यहां आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने इसे लेकर पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी, मगर उसकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी भारतीय जनगणना कराने के पक्ष में लगातार आवाज उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसका समर्थन करते हुए जातीय जनगणना कराने की बात कई बार कह चुके हैं, मगर अब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर पटना से दिल्ली तक पैदल यात्रा करने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा ऐलान। बोले सरकार ने पूरा नहीं किया किसानों से किया वादा, एमएसपी पर बने कानून। ये आपको बता दें कि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकार ने पिछले साल दिसंबर में किसानों से जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वकालत करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर अपना धरना खत्म किया है, लेकिन उनका आंदोलन अभी भी जारी है। सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन के समय भी सरकार के खिलाफ जाकर उनके पक्ष में बोलते रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार शाम पत्रकारों से बात करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकार ने किसानों से जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। सरकार को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एमएसपी पर कानून लाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों ने सिर्फ अपना धरना खत्म किया है, लेकिन उनका आंदोलन अभी भी जारी है। और बड़ी खबर, राज ठाकरे का बढ़ रहा विरोध। एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद अब इकबाल अंसारी का बड़ा ऐलान। बोले पहले मांगे माफी, फिर अयोध्या में होगी एंट्री। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के 5 जून को होने वाले अयोध्या दौरे को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। अयोध्या के साधु संत और कैसरगंज के बाहुबली भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि राज ठाकरे पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे और फिर अयोध्या आए। इस बीच बाबरी पक्ष के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी मनसे प्रमुख के अयोध्या दौरे के विरोध में कूद गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के लोगों के साथ महाराष्ट्र में बीते दिनों दुर्व्यवहार और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। अगर उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या में मनसे प्रमुख आना चाहते हैं तो पहले उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। इसके साथ ही इकबाल अंसारी ने कहा कि कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे बड़े भाई हैं और उनकी मांग एकदम जायज है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अयोध्या में राज ठाकरे को प्रवेश नहीं करने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं, संत समाज के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि राज ठाकरे को अयोध्या आना है तो पहले उन्हें उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी होगी। और बड़ी खबर, ताजमहल के बंद 22 कमरों के रहस्य को लेकर बड़ी उत्सुकता। आखिरी बार 88 साल पहले खुले थे दरवाजे। ये आपको बता दें कि ताजमहल के बंद 22 कमरों के रहस्य को लेकर अब उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सभी की निगाहें अब लखनऊ हाईकोर्ट बेंच पर टिकी हैं। इस संबंध में कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ऐसी ही एक याचिका आगरा के एडीजे कोर्ट में भी विचाराधीन पड़ी है। कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा कि बंद इन 22 कमरों को खोला जाएगा या नहीं। ताजमहल के जिन 22 कमरों पर ताले लगे हैं उनको स्मारक निर्माण की तिथि 1653 के 281 साल बाद यानी 1934 में खोला गया था। उस वक्त कोई भी विवाद नहीं था। उस वक्त इन कमरों को ताजमहल को किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही, उसका अध्ययन करने के लिए खोला गया था। अब 88 साल बाद 2022 में अयोध्या के रजनीश सिंह द्वारा इन 22 कमरों को खोलने और इनकी जांच के लिए समिति गठित करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई है। इसके साथ ही ताजमहल और तेजो महालय शिव मंदिर का विवाद अब फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि यह ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय शिव मंदिर था। आपको बता दें कि इतिहासकार प्रोफेसर राजकिशोर राजे का कहना है कि यदि इन कमरों को खोलकर निष्पक्ष जांच होती है तो कुछ नया रहस्य सामने आ सकता है।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे राणा दंपति, बोले जेल में हुए खराब बर्ताव की करेंगे शिकायत। आपको बता दें कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने कहा कि उनके साथ जेल में महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा किए गए कथित खराब बर्ताव के मुद्दे को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाएंगे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में नवनीत राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राणाओं को सिद्धांतों का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। राणा दंपति ने इस आरोप से भी इनकार किया है कि उन्होंने मीडिया से बात करके अदालत की अवमानना की है। यहाँ एक विशेष अदालत ने 4 मई को दंपति को जमानत देते हुए कहा था कि दोनों जमानत पर रहते हुए इसी प्रकार का अपराध न करें और मामले से जुड़े किसी भी विषय पर प्रेस से बातचीत न करें। राणा दंपति को मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि वे यहाँ पर मुख्यमंत्री ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।